Good morning, dear students. This is your science teacher, and today I'm going to teach you science again. From last few videos, we were continue with our fifth chapter of science, that is the fundamental unit of science, life. Sorry, that is cell. इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। सेल्स क्या होती हैं, बेसिकली उनको जब अर्थ पर लाइफ ओरिजिन हुई थी तब बैक्टीरिया सबसे पहले थे जो कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। ओके, देन उसके बाद उनमें क्या होता गया, एवोल्यूशन होता गया, उनमें चेंजेस आते गए। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स आई। तो अर्थ पर कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल वाले, और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी मीन्स द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हमने यूनिसेलुलर का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब यूनिसेलुलर हैं। ओके, और जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब जो यूकैरियोटिक होती हैं, जिसमें अदर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड, स्पीसीज, ये सभी आ जाएंगे। उनमें वो टू टाइप की सेल्स होती हैं। बेसिकली हम डिवाइड मानते हैं, जैसे प्लांट सेल्स होती हैं और एक एनिमल सेल्स होती हैं। प्लांट सेल से प्लांट बने हुए होते हैं, एनिमल सेल से सभी एनिमल्स मीन्स ऑर्गेनिज्म बने होते हैं एक्सेप्ट प्लांट। ओके, तो हमें आज कंटिन्यू करना है। हमने आपको बताया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होती है उनमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स क्या होती हैं, किस किस से मिलकर बनी हुई होती है, तो वो हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम देख चुके थे, जो कि उसकी सबसे एक आउटर कवरिंग होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था, मैंने आपको प्लांट और एनिमल सेल दिखाए थे। ये दीज आर द दिस इज अ एनिमल सेल। यहाँ पर देखिए होगी जो एग शेप में है, और ये यहाँ पर एक आपको देख रही होगी, ये वाली प्लांट सेल है। इसकी जो एनिमल सेल में जो आउटर कवरिंग रहती है वो किसकी रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। किसकी, मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर दिख रहा है आपको सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, ये इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ये सिलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, और इसमें चैनल्स होते हैं। और इसको मेम्ब्रेन हेल्प करती है सिलेक्टेड मटेरियल्स को अंदर लेने के लिए सेल के अंदर, और बाहर रिलीज करने के लिए। जैसे इसका एक्सचेंज होता है, तो ये सभी कौन मेंटेन करता है, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होती ही है, ये इसके अलावा एक और बाहर एक और लेयर होती है, जो होती है सेल वॉल। ये हार्ड होती है प्लांट्स में, और ये बेसिकली किसकी बनी हुई होती है, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। ये प्लांट सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मींस ये इजीली रप्चर नहीं होती, इजीली बस्ट नहीं होती हैं, जबकि एनिमल सेल्स इजीली रप्चर हो सकती हैं एज कंपैरिजन टू प्लांट सेल। ओके, तो हम देखेंगे, एनिमल सेल्स हम देख चुके हैं, प्लांट सेल्स पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इनके पहले हम सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे वन बाय वन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम डिस्कस कर चुके थे। देन सेकंड जो सेल ऑर्गेनल आता है, या जो पार्ट आता है, वो है हमारा सेल वॉल, जो अभी आपको बता रहा था मैं। एक आउटर कवरिंग होती है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, इसको हम प्रोटेक्टिव वॉल भी बोलते हैं। द अनदर नेम ऑफ सेल वॉल इज प्रोटेक्टिव वॉल। ओके, plant cells in addition to plasma membrane have another rigid outer covering। एक another plasma membrane के अलावा एक और उसके पास rigid outer covering होती है, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। व्हाट वी कॉल्ड, सेल वॉल। ये सेल के आउटसाइड होती है, इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ऑलरेडी told you that it is made up of cellulose। cellulose एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे मिलकर क्या बनी हुई होती है, सेल वॉल बनी हुई होती है। ओके, एंड एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो प्लांट सेल को सपोर्ट, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट सेल्स को। ओके, एंड एक एग्जांपल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके पहले देखा था। अगर एक सेल को हम इसमें
किसमें करते हैं, वाटर में हम उसको डिप कराते हैं, तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा नॉर्मली। तो और या फिर क्या होगा, अगर बाहर मान लीजिए बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, उसमें सॉल्ट मिला हुआ है, तो सेल के अंदर का जो वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, सेल के बाहर चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन जब सेल के अंदर का जो कंटेंट है, लिक्विड है, जो वाटर है, वो बाहर ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकल जाए, उससे क्या होगा, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। उस प्रोसेस को, इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को, दिस फिनोमेना इज known as plasmolysis. It is a very important definition. It asked many time in the exams. Okay, third one, nucleus. It is the very most important cell organelle of the cell, and nucleus also known as the brain of the cell. Why we called it brain? Because it regulate all the functions of the cell. इसको हम brain of the cell क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेल के सभी फंक्शन को रेगुलेट करता है। न्यूक्लियस ये सेल के सेंटर में होता है, जैसे कि हमने इसके पहले आपको एक जो हमने पिक्चर देखी थी किसकी, सेल की, यस, ये देखिए न्यूक्लियस ये सेंटर में है। और इसमें प्लांट सेल में देखेंगे तो प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस ये रहा। इसमें ये फूड वैक्यूल्स रहते हैं, जो डार्क आपको दिख रहे हैं ये फूड वैक्यूल्स हैं, ये लार्ज होते हैं, इसी थोड़ा सा न्यूक्लियस कहीं पर इधर उधर साइड में हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियस मीन्स होता है सेंटर में। ओके, तो हम न्यूक्लियस देखते हैं कि न्यूक्लियस का एक्चुअल क्या क्या स्ट्रक्चर होता है और फिर क्या फंक्शंस होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो एनिमल सेल्स हो चाहे प्लांट सेल्स हो। ओके, द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग। जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर डबल लेयर कवरिंग होती है, और वो जो डबल लेयर कवरिंग है ये यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये डबल लेयर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही थी, जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे सेल के कंटेंट्स को सेपरेट कर रही थी। और इसका रोल क्या होता है, जैसे कि एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ओके, तो ये सेल मेम्ब्रेन थी हमारी, सेल मेम्ब्रेन, और ये है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन थी वो सेल के कंटेंट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही थी। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, ये जहां पर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको, और एक न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा है इसको, दोनों को ही क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। इसमें कुछ पोर्स होते हैं, ये पोर्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि ये रहा, एक पोर ये है। इन पोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। पूरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें जो पोर्स है वो न्यूक्लियर पोर्स हैं, और उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, जो होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। ये हमारे कैरेक्टर्स को होल्ड करते हैं और एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। जैसे मैंगो प्लांट की एक सेल है, सीड से नया प्लांट बनेगा, तो वो एक प्लांट से जब दूसरा प्लांट बन रहा है, एक छोटा नया प्लांट बनेगा सीड से और बड़ा हुआ, तो उससे मैंगो ही लगेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसके क्रोमोसोम्स उन कैरेक्टर्स को यहाँ पर संभाल कर रखते हैं, और वो उन कैरेक्टर्स को वहां शो कराते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ऐसे ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है ना, सभी में। आउटर में, आउटर एक जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। उसमें जो लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये छोटे छोटे से इसमें पोर्स होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये छोटे छोटे से पोर्स दिख रहे हैं आपको, ये आपको पोर्स दिख रहे हैं। ये पूरा एक सर्कुलर, पूरा एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पर हमने एक सेक्शन कट करके दिखा था, यहाँ पर पूरा दिखाया हुआ है, उसका भी एक छोटा सा कट किया हुआ है जिससे उसके इंटरनल पार्ट्स हम देख सकें। और न्यूक्लियस के अंदर जहां पर ये क्रोमोसोम होता है, ये उस पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। डेंस पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और ये हमारे न्यूक्लियर पोर्स थे, ये हम देख चुके हैं। ओके, ये इसके क्या थे, पार्ट्स थे। अब इनमें फंक्शंस क्या होते हैं, न्यूक्लियस का क्या रोल रहता है, ये हमें देखना है।
तो द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, विच आर विजिबल रॉड शेप, ये रॉड शेप के विजिबल होते हैं, लेकिन कब, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब उसको डिवाइड करना होता है, एक सेल से दो सेल बननी होती है, तो वो रॉड शेप में दिखने लगते हैं। ओके, अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं वो देखेंगे। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं फॉर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मींस नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, ऑफ फीचर्स, कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे, फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्रोमोसोम्स में होती है, और किस फॉर्म में होती है, वो डीएनए की फॉर्म में, किस फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, ऐसे स्पाइरल स्ट्रक्चर रहता है एक बहुत ही लंबा, उसको हम बोलते हैं डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपको दिख गया होगा यहाँ पर। ओके, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो टू थिंग्स से मिलकर बने होते हैं। क्रोमोसोम्स किससे कंपोज, किससे होते हैं वो, एक डीएनए रहता है और उसके साथ में एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन उसके साथ में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और क्या बनाते हैं, वो पूरा डीएनए बनाते हैं। ओके, एंड इस जब एक डीएनए की हम बात करते हैं तो उसमें एक फंक्शनल सेगमेंट रहता है पूरा, जैसे जो डीएनए है पूरा डीएनए वर्क नहीं करता, जैसे ये डीएनए है इसमें छोटे छोटे से सेगमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक का एक पर्टिकुलर काम करेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा काम करेगा, और यहाँ से यहाँ तक का हो सकता है ये काम ना करे, है ना, वर्क ना करे कोई पर्टिकुलर, फिर इतना सेगमेंट अलग काम करे। तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं जो वर्क करते हैं, उन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, डीएनए के उन सेगमेंट्स को हम जीन बोलते हैं। एंड द न्यूक्लियस प्लेज सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, जब सेल का रिप्रोडक्शन होता है, सेल डिवीजन होनी होती है, तो उसमें सेंट्रल रोल प्ले कौन करता है, न्यूक्लियस, क्योंकि क्रोमोसोम स्टार्ट कहाँ से होता है, सेल डिवीजन न्यूक्लियस से होता है। वो क्रोमोसोम प्रिपेयर्ड होते हैं, क्रोमोसोम की डबल कॉपी बनाते हैं, धीरे धीरे न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म का बढ़ता है उसमें, और सेल टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ओके, देन प्रोकैरियोट। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि टू टाइप की जो सेल्स होती हैं, जो जो प्रीलिमिनरी जो ऑर्गेनिज्म्स थे उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी क्या है, प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल हैं। इनकी सेल्स में और हमारी मींस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स की सेल्स में बहुत डिफरेंस होता है। अगर हम इनको देखें तो ये इनमें ज्यादा कुछ कंटेंट्स या सेल ऑर्गेनल्स होते नहीं है, ये यूनिसेलर होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं ये ऑर्गेनिज्म। इन सम ऑर्गेनिज्म्स लाइक बैक्टीरिया, इनमें न्यूक्लियर मटेरियल एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम, नॉट एनक्लोज्ड मींस वहां पर जो क्रोमोसोम था वो एक न्यूक्लियस में कवर था, एक मेम्ब्रेन में कवर था। अभी हमने ऊपर जो देखा था वो एक सिंपल, हम एक प्लांट एनिमल सेल्स को देख रहे थे, लेकिन जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं उनमें न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो उससे बाउंड नहीं रहता, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं होती है। और उसमें जो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल से, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स, ये सब जो हमने देखे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ये एब्सेंट होते हैं इनमें। ओके, इसमें प्रोकैरियोट्स में सच न्यूक्लियस, और ऐसा न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, ऐसे न्यूक्लियस के लिए हम अलग टर्म यूज करते हैं, और वो होता है न्यूक्लियोइड। व्हाट वी कॉल्ड न्यूक्लियोइड। वो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर एक जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस था उसके अंदर एक छोटा डेंस पार्ट था, उसको न्यूक्लियोलस बोलते थे। लेकिन जहां पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ सेल आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, सच सेल्स हैव सिंगल क्रोमोसोम, और ऐसी जो सेल्स होती हैं उनमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, और उसमें बहुत सारे, और जो यूकेरियोट्स थी अभी तक हम जो देख रहे थे उसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं,
क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। देन हम आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये सेल का बेसिक टाइप था। सेल हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड मींस माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सभी प्रेजेंट रहते हैं। ओके, these type of cells are called as or termed as eukaryotic cells. ओके, हम उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और इन दिस टाइप ऑफ सेल मोर देन वन क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, इनमें एक से ज्यादा टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ओके, साइटोप्लाज्म, अब जो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ था उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड, ये फ्लूइड होता है कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। इट इज आल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस। ओके, ईच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्ड अ स्पेसिफिक फंक्शन, और ये सभी सेल ऑर्गेनल अलग अलग फंक्शन करते हैं। ओके, ऑफ द सेल, तो ये सभी सेल ऑर्गेनल्स भी हम पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं जैसे सेल ऑर्गेनल्स पर। सेल ऑर्गेनल्स देखते हैं। एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन, हर सेल में एक मेम्ब्रेन होती है उसके अराउंड इट टू कीप इट्स कंटेंट सेपरेट, उसके जो सेल ऑर्गेनल्स है और जो कंटेंट्स है उनको सेपरेट करने के लिए फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मीन डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। These components are called cell organelle, और उन components को हम क्या बोलते हैं, cell organelles। For example, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी। तो फर्स्ट सेल ऑर्गेनल हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये एक चैनल का काम करता है, ये एक नेटवर्क का काम करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मीन कुछ भी ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होना है सेल के न्यूक्लियस में बनकर बाहर जाने के लिए या कहीं से भी, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, सेल से बाहर ब्लड में जाएगा या अदर सेल को ट्रांसफर होगा, तो वो कौन फंक्शन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये यहाँ जैसे कि ये न्यूक्लियस से लेकर ये सेल मेम्ब्रेन तक अटैच रहता है। ओके, यहाँ पर आपको टू टाइप के दिख रहे होंगे, एक स्मूथ सा दिख रहा है और एक रफ दिख रहा है। इस वाले को बोलते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहे हैं आपको, क्या अटैच रहते हैं इस पे, वो एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम होता है राइबोसोम होते हैं, वो क्या होते हैं, राइबोसोम्स। ओके, अब इसको एक बार हम सेल के स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं जिससे आपको डाउट नहीं होगा। जैसे कि ये सेल है, ये यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये रहे सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है पूरा, ये न्यूक्लियस से अटैच है, और ये यहाँ सेल मेम्ब्रेन तक होते हैं। ओके, इसमें दिखाया नहीं हुआ है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच तक रहते हैं, कुछ अटैच रहते हैं और कुछ अटैच नहीं रहते हैं। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक लार्ज नेटवर्क होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स से बना हुआ होता है, ट्यूब एंड शीट्स से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे आपको दिख रही होंगी वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ऊपर दिख रही होंगी आपको। इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूबुल्स एंड राउंड और ओब्लॉन्ग बैग्स, ये राउंड और ओब्लॉन्ग बैग्स की तरह दिखते हैं ये ट्यूबुल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे कुछ पार्टिकल्स अटैच होते हैं दैट आर कॉल्ड राइबोसोम्स। ओके, उसकी सरफेस पर अटैच रहते हैं, इसलिए वो रफ हो जाता, रफ दिखता है हमें। द राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो साइट होती है प्रोटीन बनने के लिए, क्योंकि प्रोटीन कौन कहाँ पर बनता है, राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करते हैं, और जो राइबोसोम्स हैं वो उस पर अटैच रहते हैं। तो एक सीक्वेंस में बहुत सारे प्रोटीन बनते जाते हैं। कैसे बनते हैं प्रोटीन, एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे कि सपोज ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक mRNA आएगा जिसमें इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सा प्रोटीन बनना है। तो वो इस राइबोसोम से अटैच होकर इस आगे की तरफ मूव करता जाता है, और यहाँ से क्या निकलता जाता है, प्रोटीन निकलता जाता है। ये प्रोटीन बन के निकलता जाएगा, एक चेन की फॉर्म में प्रोटीन बनता जाता है। ऐसे ही इस राइबोसोम से भी वही प्रोटीन बनेगा, क्योंकि mRNA तो वही है, ये आगे मूव करता जाएगा। यहाँ से भी बनेगा वही का वही सेम प्रोटीन, जब ये mRNA इधर से मूव करेगा। ओके, तो ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस होते जाते हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये कैसे होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे आप ये। ओके, द SER help in the manufacture of fat molecules। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, अभी हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था, अब स्मूथ देखेंगे। ये हेल्प करता है किसमें, फैट मॉलिक्यूल्स बनाने में। वो प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा था, ये क्या बनाने में हेल्प करता है, फैट और लिपिड बनाने में। ओके, इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो कि सेल फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प टू बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। हमने ये भी पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन और लिपिड बने, वो किस में हेल्प करते हैं, कुछ प्रोटीन और लिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन help in building the cell membrane. Okay, this process is known as membrane biogenesis। तो membrane बनने की जो process है, उस process को हम क्या बोलते हैं, membrane biogenesis। Okay, some other protein and lipid function as enzyme। और कुछ प्रोटीन और लिपिड्स जो बने थे वो किसकी तरह फंक्शन करते हैं, एंजाइम्स की तरह फंक्शन करते हैं, एंड हार्मोन्स की तरह फंक्शन करते हैं। ओके, ये सेल ऑर्गन्स थे इसके, ये हम सभी सेल ऑर्गन्स पढ़ने वाले हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देख लिया है। देन अब हम क्या पढ़ेंगे उसके बाद, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल। ओके, ये सभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। The one function of endoplasmic reticulum to serve as channel for the transport of material। ये एक चैनल की तरह भी काम करते हैं, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट होने के लिए या किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होने के लिए काम करते हैं। सपोज जैसे यहाँ पर कुछ भी मटेरियल कुछ बना हुआ है, प्रोटीन बना हुआ है, तो वो इसके थ्रू इस चैनल से होते हुए कहाँ तक आता है, मेम्ब्रेन तक आता है, और मेम्ब्रेन से के थ्रू फिर वहां से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ओके, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। और यहाँ से साइटोप्लाज्म के अलग रीजन में ट्रांसफर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोटीन यहाँ आना है तो वो यहाँ आ जाएगा, किसी को यहाँ जाना है तो यहाँ आ जाएगा। और लॉन्ग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, मान लीजिए यहाँ तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो यहाँ भेजना तो यहाँ आ जाएगा। ओके, और द न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म में कुछ न्यूक्लियस में लाना है तो वो भी इसके थ्रू हो जाता है। जैसे यहाँ से कुछ लेके आना न्यूक्लियस तक तो वो भी हो जाएगा। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। ये एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का भी काम करता है, मीन्स उसको एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है सेल को, एक नेटवर्क का। ओके, सरफेस ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है एक्टिविटीज को होने के लिए इन द सेल। ओके, I hope you understand in today's video, and we will continue from tomorrow।
Okay, if you have any doubts, so you can ask. Good luck.